लेकिन अब तक जो है उनको उनकी रेगुलेशन पॉलिसी नहीं मिली। उनके कई साथी उन्हें छोड़कर चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। जितने भी जम्मू एंड कश्मीर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे डेली विजर्स पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट्स में काम कर रहा डेली विजर्स पे आप इस वीडियो को देख रहे हो। आप सभी की रेगुलाइजेशन को लेकर, आप सभी की सैलरी और पेंडिंग वेजेस को लेकर जो कि निहायत ही ज़रूरी खबर सामने निकल कर आ चुकी है कि कब तक जो आपको रेगुलाइजेशन यहाँ पर मिल सकती है, कब तक आपकी सैलरी को जो है यहाँ पर इंक्रीज़ किया जा सकता है और कब जो आपकी पेंडिंग वेजेस को जो यहाँ पर रिलीज़ किया जा सकता है। आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए सामने निकल कर आई है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। लेकिन ये सब देखने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट सामने निकल कर आती है सबसे पहले जो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर दिया जाता है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए पहले एक नज़र आप इस अपडेट पे डालिए, क्या कुछ जो आप सभी के लिए सामने निकल कर आया है, फिर जो हम आगे बात करेंगे। लेकिन अब तक जो है उनको उनकी रेगुलेशन पॉलिसी नहीं मिली। उनके कई साथी उन्हें छोड़कर चले गए, कई साथी रिटायर्ड हो गए, कई साथी अभी भी जो है जद्दोजहद में है कि कहीं ना कहीं उनका हक जो है उन्हें मिलेगा। अब जब भी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सरकार केंद्र में उनकी है, यहाँ पे जब भी हम उनके कोई भी मंत्रिमंडल से जो पूर्व में रहा है उनसे बातचीत करते हैं, फिर अध्यक्ष से बातचीत करते हैं, तो एक ही वाणी, एक ही राग आलाप रहे। सभी ये कह रहे हैं कि रेगुलेशन पॉलिसी आएगी, वो परमानेंट होंगे, लेकिन होंगे जब हमारी सरकार होगी। तो इशारा क्या 2026 की तरफ तो नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस तो 2026 से पहले होने वाले नहीं। 2024 में भी मेंबर पार्लियामेंट इलेक्शंस होने वाले हैं, उसके लिए कुछ ही महीने बाकी हैं। हमारे साथ बातचीत करेंगे रवि हंस जी हैं, ऑल पीएचई यूनाइटेड प्रोविंस के मेंबर हैं। रवि हंस जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? रवियांश जी, जिस तरीके से पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, दो महत्वपूर्ण बिल पास हो चुके हैं। एक महत्वपूर्ण बिल शायद कल पास हो, जिसमें रिजर्वेशन बिल है और ये ऑर्गेनाइजेशन बिल है जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जिसमें कश्मीरी पंडित हों, SC ST कम्युनिटी के लोग हों हमारे, इसके अलावा OBC जाट कम्युनिटी के लोग हों, उनको उनकी रिजर्वेशन मिलेगी और असेंबली इलेक्शन में इनको सीटें जो है रिजर्व कर दी गई है। लेकिन डेली वेजर्स के लिए एक बार फिर से निराशा ही हाथ लगी। अब तक जो स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का चल रहा है, कैसे देखते हैं इसे? शुभम जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप गरीब लोगों की आवाज इस अंधी, बहरी और गूंगी सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। दूसरा, आपने पार्लियामेंट सेशन की बात की, तो काफी सारे पार्लियामेंट सेशन इन 10 सालों में हमने देखे हैं। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी तो डेली वेजर के साथ वादा करके आई थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम सबसे पहले डेली वेजर की रेगुलाइजेशन करेंगे। लेकिन लगातार 10 साल से बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है और पहली बार जम्मू कश्मीर में भी 3 साल के लिए कोलिशन में पार्टनर बनी थी जी। और तब भारतीय जनता पार्टी और PDP की कोलिशन सरकार ने SRO 520 लाया भी था। हम ये नहीं कह सकते कि सरकार की तरफ से कोशिश नहीं की गई थी। तो उस SRO 520 को जब लाया गया था, उसकी 6 मीटिंग्स हुई एम्पावर कमेटी की और उसके फाइनेंस कमिश्नर जो एम्पावर कमेटी के हेड थे। लेकिन जैसे ही अरुण कुमार मेहता जो हमारे पूर्व में चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, इन्होंने फाइनेंस कमिश्नर का पदभार संभाला, उस SRO को भी रोक दिया गया जी। अब हम ये नहीं कह सकते कि अरुण मेहता ने अपनी मर्जी से रोका होगा, क्योंकि केंद्र सरकार के अधीन जम्मू कश्मीर UT आती है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और जम्मू में भी भारतीय जनता पार्टी कोलिशन में सरकार थी जब ये SRO आया था। जी जी। आपने पार्लियामेंट सेशन की बात की, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट हो, चाहे मेंबर PMO हो, चाहे और कोई अदर नेता हो जी, इनकी केंद्र के आगे कोई भी वैल्यू जो है वो नहीं है। आपने देखा होगा हमारे सांसद जुगल किशोर शर्मा जी 4 बार इन्होंने मेंबर पार्लियामेंट के अंदर डेली वेजर का मुद्दा उठाया, लेकिन आज तक उस मुद्दे के ऊपर सरकार की तरफ से एक कदम जो है वो नहीं बढ़ाया गया। एक मसूदी साहब हमारे थे, उन्होंने भी 4 बार डेली वेजर का मुद्दा उठाया। वो बात समझ में आती है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता थे और शायद केंद्र सरकार उनको क्रेडिट देना नहीं चाहती थी। जी, जी। लेकिन जब रूलिंग पार्टी का एक सांसद बार बार एक मुद्दे को सदन में रखता है, केंद्र सरकार उसके ऊपर गौर नहीं करती, तो उससे ये साबित हो जाता है कि जम्मू कश्मीर की लीडरशिप की केंद्र के सामने वैल्यू क्या है। दूसरा, मैं आपको याद दिलाना चाहूँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के रविंद्र रैना जी की तरफ से कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, जिसमें 3 पूर्व मंत्री उस कमेटी के अंदर थे और उसके बाद एक बड़े ही लॉ नोइंग पर्सन अभिनव शर्मा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है और कानून को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, उनको भी उस कमेटी में शामिल किया गया था। लेकिन रिजल्ट आज तक उस कमेटी का भी 0 है और उस से हम
क्या उम्मीद रखें इन लोगों से कि ये लोग हमारा कुछ इंसाफ करेंगे। आपने 2026 के चुनाव का जिक्र किया, तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ हमारे कहीं ना कहीं डेली वेजर साथियों की कमी है कि जो ये सरकार मजबूर नहीं हो रही। जी वही उसी पे रवि हंस जी, मैं उसी पे आना चाहता हूँ। सवाल मेरा ये है कि अभी दो बयान आए हैं, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व की अगर बात करें तो उसके तरफ से आए और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला साहब, अभी वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। दूसरा मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी, हमारे चैनल पे उनके दो बयान है, एक मेंबर पार्लियामेंट का है और दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के उप प्रेसिडेंट जो है उनका है उमर अब्दुल्ला साहब। उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि हमारे पास पूरा ड्राफ्ट तैयार था, हमने हर चीज तैयार करके रखी थी, जो आंकड़ा पहले सरकारें देती नहीं थी, हमारे पास आंकड़ा भी तैयार था और हम इनको परमिट करने ही वाले थे। उस समय हमारी सरकार खत्म हो गई और हमारा राज जो है वो खत्म हो गया। अब यानी कि वो ब्लेम डाल रहे हैं, अब दूसरी सरकार जो है उन्होंने नहीं किया, यानी कि वो कह रहे हैं हमने कर दिया। वही मेंबर पार्लियामेंट से हमारी बातचीत हुई तो हमने उनसे पूछा कि चुनाव आने वाले हैं, चुनाव से पहले की बाद में जवाब इस पे दीजिए। तो उन्होंने ये कह दिया कि चुनाव होंगे, लेकिन अब जो पहली सरकार थी उन्होंने क्या किया, हमने तो उनको 500 से कहां पर लाया है, हम 7-8 हजार पे लेकर हमने ही लाया उनको, हम आगे भी लाएंगे और चुनाव होंगे, सरकार आएगी तो हम उनको परमानेंट करेंगे। यानी कि साफ तौर पे इशारा है, चुनाव होंगे, सरकार आएगी तो आपको रेगुलेशन पॉलिसी मिलेगी, उससे पहले रेगुलेशन पॉलिसी के लिए आप भूल जाएं। दूसरी तरफ सीएस चेंज हो चुके हैं, अब नए सीएस आए हैं, चीफ सेक्रेटरी बात करें अटल डुल्लू जी आए हैं। क्या लगता है वो भी कोई रूपरेखा बनाएंगे आपको लेकर, क्योंकि काफी काबिल अफसर है वो भी, अगर महकमे की बात करें काफी पुराने और जम्मू कश्मीर के सन ऑफ साइल हैं। शुभम जी, सबसे पहले मैं तो चीफ सेक्रेटरी साहब पे बोलना चाहूंगा जी कि सबसे पहले तो मैं अपने पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट से की तरफ से उनका वेलकम करता हूं जम्मू में, कि वो जम्मू में सन ऑफ द सॉइल उन्होंने एक चार्ज संभाला है जी। तो दूसरा मैं एक बार थैंक्स भी करना चाहूंगा उनका, शायद हम पहले भी उनसे मिले थे और थैंक्स भी किया था जब एक बहुत बड़ा क्रिटिकल इशू बना था हमारे पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर 12 गुज्जर का। जी। तो वो 12 गुज्जर का इशू बड़ा लंबा चला था और अल्टीमेटली अटल डुल्लू जी ने ही उसका रिजॉल्व किया था उसको। तो उस बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि अटल डुल्लू जी हमारे लिए शायद बेहतर विकल्प साबित होंगे आने वाले समय में जी। तो दूसरा, आपने दो बयानों का जिक्र किया, एक उमर अब्दुल्ला साहब का, मैं पहले उन्हीं पे अपना रिएक्शन देना चाहूंगा। तो उमर अब्दुल्ला साहब से मैं सवाल करता हूं कि जब 30 जनवरी 2001 को आपके फादर साहब फारूक अब्दुल्ला साहब सरकार में थे, चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक ऑर्डर नंबर 144 निकाला था जब डेली वेजर को डिसएंगेज कर दिया गया था। तो मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी उसी में क्लियर हो जाती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लगभग मैक्सिमम टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में रही है जी। लेकिन एक भी डेली वेजर जो है वो कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के समय में परमानेंट नहीं हुआ है। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमने सारा प्रपोजल तैयार कर दिया था। जब आपने प्रपोजल तैयार किया था तो शायद उमर अब्दुल्ला साहब वो भूल गए हैं कि जब कश्मीर की लीडरशिप इनसे मिली थी तो इन्होंने रिटायरमेंट एज 2 साल बढ़ा दी थी, लेकिन डेली वेजर का इन्होंने भी कुछ नहीं किया था। हाँ, ये अलग बात है कि इनकी तरफ से पॉलिसी बनाई गई थी कि हम 3 फेज में इनको रेगुलर करेंगे, लेकिन अगर इनकी नीयत और नीति साफ होती तो ये 2 साल रिटायरमेंट एज बढ़ाने के बजाय परमानेंट पॉलिसी लाते। और अब मैं जुगल जी की बात का जिक्र करना चाहूंगा। तो जब हमारे साथ जब बीजेपी ने इलेक्शन कंटेस्ट की तब इनका वादा था कि हम डेली वेजर को रेगुलराइज करेंगे। तब ये वादा नहीं था कि हम इनको 500 से 900 पे ले जाएंगे, तब ये वादा नहीं था कि हम इनको 9,000 देंगे या 5,000 देंगे, तब वादा रेगुलाइजेशन का था। और जुगल जी को ये बात बड़ी बारीकी से ध्यान में रखनी चाहिए कि तब जब मोदी जी ने ललकार रैली की तो तब जुगल किशोर शर्मा जी बीजेपी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे और सबसे पहले मोदी जी के सामने उस स्टेज से जुगल जी ने खुद बोला था, मैं वो वीडियो भी इनको प्रोवाइड करवा सकता हूं अगर इनको शायद भूल गया होगा, तब इन्होंने कहा था कि हम डेली वेजर को रेगुलराइज करेंगे। रही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस और सरकार की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से एक पॉलिसी बनाई गई थी, 3 हिस्सों में हम डेली वेजर को रेगुलराइज करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब कोलिशन सरकार में आई तो कोई भी सरकार जब बदलती है तो उस पॉलिसी को आगे ले जाया जाता है, उसको पीछे नहीं धकेला जाता। कोई भी अधूरा काम हो उसको वहीं से आगे ले जाया जाता है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी सरकार की हिस्सेदार बनी तो इन्होंने उस प्रपोजल को ही खत्म कर दिया। तब ये एक नया ही स्कीम लेके आए SRO 500 भी, जिसमें रेगुलाइजेशन थी ही नहीं। तो इससे लगता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हमें एक भाजपा पे बहुत बड़ी उम्मीद थी कि यहाँ के मैक्सिमम नेता जो भाजपा के थे वो जम्मू के लोकल थे और इनको भली भांति डेली वेजर की परेशानियों का पता था।
हम ये चाहते थे कि ये लोग हमारे साथ इंसाफ करेंगे, लेकिन हम सिर्फ गुमराह किया गया आपसे। कह सकते हैं कि इन लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। रही बात आने वाली सरकार बनेगी तो हम करेंगे, ये नामुमकिन है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बने, और डेली वेजर इसका इंतजार भी नहीं करेगा। मैं तो ये चाहूंगा कि जिस तरीके से पीएचई डिपार्टमेंट 532 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहा है, अगर इसी तरीके से 47 के 47 डिपार्टमेंट अगर ग्राउंड पे होते तो आज तक इनको रेगुलाइजेशन मजबूरन करनी पड़ जाती। जाने की लगता है कि यूनाइटेड नहीं रहे, जिसका खामियाजा अब तक भुगतना पड़ा। देखिए, बाकी अदर्स डिपार्टमेंट्स के अंदर जो समस्या है, पता नहीं, मैं तो खुद इस चीज से हैरान हूँ कि मीडिया में जब कभी बड़े बड़े नेता आते हैं, मैं कोई कहता है मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ, कोई कहता है मैं चेयरमैन हूँ, लेकिन ग्राउंड के ऊपर सिवाय पीएचई डिपार्टमेंट के कोई दिक्कत नहीं। हमारा एक पुलिस डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट, जी, जी। 2 ही डिपार्टमेंट ग्राउंड पे लड़ते हुए नजर आते हैं। बाकी 47 डिपार्टमेंट का मुझे या तो इसमें कारण क्या है कि उनके अंदर खाली नाम के डेलीवेजर हैं। अगर डेलीवेजर वहां पे हैं तो वो अपने हक के लिए अंत में रवि जी, आपसे अंत में यही पूछूंगा, क्या अब ये प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा तो रेगुलेशन पॉलिसी नहीं है? बिल्कुल शुभम जी, ऐसे ही नहीं चलता रहेगा, इसमें बड़े बड़े मोड़ आएंगे। और अब आज भी हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल के साथियों के साथ मीटिंग थी और हम नई रणनीति तैयार कर रहे हैं। हम कोशिश भी कर रहे हैं कि डुल्लू साहब से मिलकर एक बार उनको अपने मजबूरियां बताएं। तो उम्मीद भी करेंगे कि हमें बड़े प्रोटेस्ट में ना जाना पड़े। डुल्लू साहब बलिबांति इन चीजों को जानते भी हैं, और हमें उम्मीद भी है कि जिस तरीके से उन्होंने 12 वोचर का इशू रिजॉल्व किया था, वो हमारे इन मसलों का भी हल करें। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके लिए एजिटेशन कंटिन्यू रहेगी। जो हमने पहले दिन कहा था, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, वो आज भी हम उस अपने एजेंडे पे कायम है। रेगुलाइजेशन पॉलिसी के बिना हम लोग पीछे हटने वाले नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविवंश जी, अपनी खास बातचीत आपने अपने साथियों तक पहुंचाई अपनी बात को। धन्यवाद। तो ये आज यूनाइटेड प्लस पीएचई की बात करें तो उनके मेंबर रवि हंस जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। तो क्या पॉलिसी 2026 के बाद मिलेगी?